यही रीज़न है कि क्रिश्चियन आज की डेट तक यहूदियों से नफरत करते हैं और इसी टेंपल माउंट में जूस रेगुलर इबादत किया करते थे। उस टाइम पर खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कंट्रोल था और वो किंग थे और ये आर्मीज़ उन्हीं के अंडर थी। यही वो टाइम था जो जूस की डिमांड थी अपने लैंड को वापस लेने की, वो अब एक पॉलिटिक्स में बदल चुकी थी। ब्रिटिश इधर फिर से चालाकी करता है, इसलिए इस एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और तीनों कम्युनिटीज़ इसको लेना चाहती हैं। लेकिन यूएन ने जो पार्टीशन की थी वो बहुत ही शॉकिंग थी क्यों, और जिसने भी पीस की बात की उन सब की अचानक डेथ कैसे हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन वाले मामले में। और आपने ये भी देखा होगा कि एक कम्युनिटी फुल जोर लगाकर इसराइल को सपोर्ट कर रही है और इसी तरह एक दूसरी कम्युनिटी हमास और फ़लस्तीन की सपोर्ट में है। आप किसकी सपोर्ट में हो, कमेंट करके बताओ। पर रुको, वीडियो देखने के बाद बताना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल लो, या फिर जिसको आप सच मानकर चल रहे हो वो सच ही ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसराइल फ़लस्तीन की कंप्लीट स्टोरी को देखेंगे ताकि आप भी हकीकत को जान सको, आप भी अपना सही पॉइंट ऑफ व्यू रख सको। इस वीडियो में आपको इसराइल फ़लस्तीन की कंप्लीट हिस्ट्री के साथ साथ जानने को मिलेगा कि क्या वाकई फ़लस्तीन ने यहूदियों को जगह दी थी। हिटलर ने यहूदियों को मारा तो ज़रूर था, पर उसके पीछे आखिर में वजह क्या थी। जो अब तक आपको बताया गया है, क्या वो पूरी हकीकत थी। आखिर इतनी नफरत की वजह क्या थी। ब्रिटिशर्स ने कैसे चालाकी की। यूएन ने आखिर इतनी शॉकिंग पार्टीशन क्यों की। ईसाई यहूदियों से किस बात को लेकर आज की डेट तक इतनी नफरत करते आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ऐसी क्या रीज़न थी कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री यहूदियों को रखने के लिए तैयार नहीं था। फ़लस्तीन ही क्यों, ऐसा क्या है फ़लस्तीन में कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूस तीनों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुकी है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। इस कहानी का आगाज होता है 970 BC से। उस टाइम पर यह किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। यहाँ पर जूस रहते थे और इसे जूस किंग सोलोमन रूल करते थे। याद रखें, ये पहली होली बुक तौरात के बिलीवर्स थे। उस टाइम पर अभी क्रिश्चियंस भी नहीं थे। उस टाइम पर ना तो अभी इंजील आई थी और ना ही कुरान पाक। तो किंगडम ऑफ इजराइल का जो कैपिटल था वो था जेरूसलम, और इसी जेरूसलम में किंग सोलोमन ने फर्स्ट टेंपल बनवाया था जिसका नाम था टेंपल माउंट। और इसी टेंपल माउंट में जूस रेगुलर इबादत किया करते थे। अब इसके बाद 597 BC में, देखिए इस वीडियो में या कोई भी हिस्ट्री की वीडियो में जहां पर भी आपको डेट के साथ BC लिखा हुआ मिले, उसका मतलब सिर्फ यही है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिश्चियनिटी से पहले। तो 597 BC में इस जगह पर बेबीलोनियन अटैक कर देते हैं और इस फर्स्ट टेंपल को तोड़ देते हैं और 10,000 यहूदियों को निकाल देते हैं। अब ये बेबीलोनियन थे कौन, इनका रिलीजन क्या था। ये दरअसल पॉलीथेइस्टिक थे और ये लार्ज पैनाथॉन की पूजा करते थे। अब इसके बाद पर्शियन आते हैं और वो बेबीलोनियन को हराकर इस एरिया पर कब्जा कर लेते हैं और टेंपल को दोबारा बनवाते हैं, और तब इस टेंपल का नाम सेकंड टेंपल माउंट पड़ जाता है। और उस टाइम पे पर्शियन के किंग थे साइरस और ये थे ज़ोरोस्ट्रेन। आप इन्हें जरतिशी के नाम से भी जानते होंगे। अगर आप ज़ोरोस्ट्रेन गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा इरानियन प्रॉफिट, पर इनका जिक्र कुरान पाक में कहीं भी नहीं है। पर आज की डेट में भी जो अहमदिया कम्युनिटी है वो इन्हें प्रॉफिट ऑफ गॉड ही मानती है। और अब वो टाइम आने वाला था जब क्रिश्चियनिटी आने वाली थी, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, और ये बस सिर्फ एक वार दूर था। और ये वार छेड़ता है रोमन एम्पायर, वो पर्शियन को हराकर सेकंड टेंपल माउंट तोड़ता है। इसकी बस वाल बचती है। और उस टाइम पर जो जूस होते हैं वो इस एरिया को छोड़कर यूरोप चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत मारा जाता है। और जो जूस बच जाते हैं उनमें से एक फैमिली में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। तो प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम एक्चुअल में एक जूस फैमिली में पैदा हुए थे, और क्योंकि वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे और उन पर अंजील बुक नाजिल हुई थी, तो वो जूस से हटकर एक अलग अंजील की टीचिंग देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से आगाज़ होता है क्रिश्चियनिटी का। और अब जब प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम उस आइडियोलॉजी से हटकर अलग टीचिंग देने लगे और अंजील के बिलीवर्स तेज़ी से बढ़ने लगे, तो यहूदियों को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और बात इतनी आगे बढ़ गई कि जूस ने प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस इंसिडेंट से वाकिफ़ होंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वैसे ही सेफली उठा लिया था। और यहूदी प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम के डुप्लीकेट को जेरूसलम में सबके सामने क्रॉस पर हैंग करके कील ठोक देते हैं।
यही रीज़न है कि क्रिश्चियन आज की डेट तक यहूदियों से नफरत करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं इस चीज़ को लेकर। अब देखिए, इस पार्टिकुलर टाइम में रोमन एम्पायर के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन ईयर 306 में किंग वलेरियस की डेथ हो जाती है और उसी टाइम पे उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन के किंग बनते हैं। इनको क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आ जाती है और ये रोम के पहले राजा बनते हैं जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैल जाती है। क्रिश्चियनिटी तो फैलती है, लेकिन प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम के डुप्लीकेट को क्योंकि जूज़ ने मारा था तो उनके खिलाफ नफरत भी बहुत फैलती है और इनके रूल में जूज़ को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। जूज़ को रोमन एम्पायर छोड़कर पूरी दुनिया में भागना पड़ जाता है। स्पेशली यूरोप की तरफ ये लोग माइग्रेट करते हैं और जिस जगह पर प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम के डुप्लीकेट को हैंग किया गया था वहां पर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया और ये जो चर्च था ये करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था टेम्पल माउंट वाले एरिया से। टेम्पल माउंट वाले एरिया को यहूदी तो टेम्पल माउंट कहते हैं, लेकिन मुस्लिम इसे हरमुल शरीफ या फिर बैतुल मुकद्दस कहते हैं। इसके बाद 638 एडी में अरब आर्मीज आती हैं और रोमन एम्पायर को हरा देती हैं। उस टाइम पर खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कंट्रोल था और वो किंग थे और ये आर्मीज उन्हीं के अंडर थी। देखिए, एक चीज़ है, आज के टाइम पर मुस्लिम जूस भले ही बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जूस को जो आराम था वो मुस्लिम किंग के अंडर ही था। अब अरब आर्मीज के अंडर जब ये एरिया कंट्रोल में आता है तो जेरूसलम में जिस जगह पर जूस ने सेकंड टेम्पल बनाया था वहीं पे डोम ऑफ द रॉक बनता है और अल अक्सा मस्जिद बनती है। और ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेयर की थी और जहाँ प्रेयर की थी वहाँ उस जगह पर अब अल अक्सा मस्जिद बन गई है। ये मिराज के सफ़र का वाक़या है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से एक पत्थर पर पाँव रखकर जन्नत की तरफ चले गए थे और उस पत्थर की जगह पर डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया। ये हो गई अल अक्सा मस्जिद और ये है वेस्टर्न वॉल। और ये जो पूरा एरिया है इसको जूस टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम इसको कहते हैं हरमुल शरीफ। अल अक्सा मस्जिद में नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है और जो जूस हैं वो वेस्टर्न वॉल पर इबादत करते हैं। यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये 37 एकड़ का जो पूरा एरिया है ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप जेरूसलम की इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूस के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। इसलिए इस एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और तीनों कम्युनिटीज़ इसको लेना चाहती हैं। देखिए, जूस के ऊपर जब जब रूलर्स आए इन्होंने अपना एरिया छोड़ा और दुनिया भर में रहने लग गए। स्पेशली यूरोप की तरफ ये लोग गए क्योंकि वो पास में था, लेकिन जूस जो थे ये कभी भी अपने लैंड को भूले नहीं थे और जूस पूरी दुनिया में कहीं भी रहते थे वो जो जेरूसलम का टेम्पल माउंट था उसकी तरफ मुँह करके इबादत करते थे। और आज की डेट पे भी कोई भी अगर जूस होगा तो वो ऐसे ही इबादत करता है। अब ईयर 1891 आता है और जूस का जो किंगडम वाला एरिया था वहाँ पर अरब्स आ गए थे और जूस पूरी दुनिया में फैल चुके थे, लेकिन फिर भी ये अपने एरिया में वापस जाने की बात करते थे। सेम ईयर 1891 में एक जूस राइटर थे ल्यू, इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑटो एमेंसिपेशन, जिसमें इन्होंने लिखा कि यूरोप के अंदर जूस के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। यूरोप के अंदर कोई भी लॉ बना दिया जाए जूस के लिए, लेकिन यूरोपियन जो है वो कभी भी जूस को अपने बराबर का नहीं समझेंगे। जूस को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना पड़ेगा। यही वो टाइम था जो जूस की डिमांड थी अपने लैंड को वापस लेने की, वो अब एक पॉलिटिक्स में बदल चुकी थी। इस पूरी चीज़ के लिए एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया जूस ने, जिसको नाम दिया गया ज़ियोनिज़्म मूवमेंट। ज़ियोनिज़्म मूवमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि जूस का जो लैंड है वो उनको वापस मिल जाए। अब देखिए, ये सब तो चल रहा होता है और ईयर 1914 पास में आता है जब वर्ल्ड वार 1 शुरू होती है। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ओटोमन एम्पायर जो जूस किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था वो जर्मनी की सपोर्ट में आ गया था। इस तरह जर्मनी जो है इसको अपना लाई मिल गया था और जो ब्रिटिश है इसको भी अपना लाई चाहिए था। इधर ब्रिटिश एक चालाकी करता है, ये जूस को इन्फ्लुएंस करता है कि वार में हमें सपोर्ट करें ओटोमन एम्पायर को हराने में, बदले में हम ज़ियोनिज़्म मूवमेंट जो कि यहूदियों को अलग मुल्क देने वाली मूवमेंट थी उसको सपोर्ट करेंगे और ओटोमन एम्पायर को हराने के बाद पूरा फ़लस्तीन आपको लेकर देंगे। ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट की कि इन्होंने एक डिक्लेरेशन भी पास किया जिसको बालफेयर डिक्लेरेशन कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन तो ब्रिटेन है, सेम टाइम ब्रिटिश फ्रेंच के साथ भी एक सीक्रेट डील कर लेता है। अब इस वर्ल्ड वार में ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर एक साइड पर थे जिनको जूस का सपोर्ट था, दूसरी तरफ जर्मनी थे जिसको ओटोमन एम्पायर का सपोर्ट था। ये 1918 आता है, जैसे ही वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होती है और ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वार 1 हारता है तो ये जो पूरा एरिया था ब्रिटिश और फ्रेंच ने आधा आधा डिवाइड कर लिया और फ़लस्तीन का रीजन ब्रिटिश ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया।
अब जूज ने ब्रिटिशर्स को बाल्फोर डिक्लेरेशन याद करवाना शुरू कर दिया कि जंग में हमने आपको सपोर्ट किया था, अब हमें फ़लस्तीन वाला एरिया दो। ब्रिटिश इधर फिर से चालाकी करता है। ये जूज को लैंड देने की बजाय यूरोप में जो जूज थे उसको फ़लस्तीन वाले एरिया में जहाँ पे जूज रहते थे वहाँ पे माइग्रेट करवाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, जूज भले हज़ारों साल पहले यहाँ पर रहते थे, उनका ये लैंड होता था, लेकिन जब जूज को दुनिया भर से स्पेशली यूरोप से इकट्ठा करके फ़लस्तीन वाले एरिया में लाया जा रहा था तो फ़लस्तीन और उसके आसपास के जो अरब कंट्रीज़ थे उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो इस चीज़ का जमकर अपोज कर रहे थे। अब देखिए, एक तरफ तो जो जूज थे वो फ़लस्तीन वापस आ रहे थे जिसे ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ जूज की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जूज को फंड देना शुरू कर दिया था और उस फंड से जूज ने फ़लस्तीन के एरिया में लैंड खरीदना शुरू कर दिया और इस वजह से इस एरिया में जूज की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। 1878 के सेंसस के हिसाब से इस एरिया में पॉपुलेशन थी वो 4.7 लाख थी, जिसमें से सिर्फ 25,000 जूज थे, बाकी सारे के सारे अरब्स थे। लेकिन 1914 आते आते जूज की पॉपुलेशन 85,000 हो गई थी और आगे चल के ये लाखों में फ़लस्तीन में पहुंच गए थे। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स अरब को कह रहे थे कि वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं और दूसरी तरफ जूज को भी फ़लस्तीन वाले एरिया में माइग्रेट करवा रहा था। 1922 में ब्रिटेन का एक वाइट पेपर मिला तो पता चला कि ये सब ब्रिटेन जानबूझकर करवा रहा था, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। अरब्स ने भी मल्टीपल टाइम ब्रिटिशर्स को बोला ये जो जूज का इमिग्रेशन वाला मसला है इसको लिमिट कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1919 से 1923 के बीच में ईस्टर्न यूरोप से 30,000 जूज आए। 1924 से 1926 के बीच में पोलैंड से 50,000 यहूदी आए। 1933 से 1936 के बीच में 1,70,000 यहूदी फ़लस्तीन में आते हैं। देखिए, ये जो जूज थे इनके सामने भी मजबूरी थी क्योंकि हिटलर का राइज बहुत तेज़ी से हो रहा था। हिटलर के इन्फ्लुएंस में जितने भी कंट्री थे हर जगह जूज को मारा जा रहा था। एक रीज़न तो वर्ल्ड वार 1 थी क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में यहूदियों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था और फिर प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम के डुप्लीकेट को हैंग करने वाले इंसिडेंट को क्रिश्चियन जिम्मेदार मानते थे। और एक वजह यह भी थी ये जो जूज थे ये मनी लैंडर्स का काम करते थे और क्रिश्चियनिटी में ये सही नहीं समझा जाता था। उस टाइम पर चर्च भी इसको अलाउ नहीं करते थे। जब क्रिश्चियंस नहीं करते थे तो जो जूज थे वो ये काम करते थे, तो इस तरीके से जो आम लोग थे यूरोप के वो भी यहूदियों से नफरत करने लगे थे और इसके साथ साथ इनके साथ रॉबरी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस वगैरह जूज के साथ लोग करने लगते थे। जो जूज यूरोप में रहते थे उनके प्रोफेशंस छीने जाने लगे थे, वो पब्लिक प्लेसेस और पब्स वगैरह पर अलाउ नहीं थे। और 1935 में न्यूरमबर्ग लॉज भी आए जिसकी वजह से जूज नॉन जूज से शादी नहीं कर सकते थे। उनकी सिटीजनशिप भी छीनी जाने लगी थी, कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाने लगा था, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा था। इनफैक्ट वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे भी होलोकॉस्ट हुआ था जिसमें 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। इधर आपसे कई बार झूठ बोला जाता है कि हिटलर ने यहूदियों को मारा था जिसकी वजह से यहूदी भागकर फ़लस्तीन में आए थे। हालांकि देखा जाए तो होलोकॉस्ट 1933 में शुरू हुआ था और यहूदियों की फ़लस्तीन में इमिग्रेशन काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो चुकी थी और कहा जाता है कि उस टाइम पर सिर्फ 85,000 यहूदी फ़लस्तीन में आए थे। हालांकि उस पार्टिकुलर टाइम में यहूदियों की आबादी अरब से भी ज़्यादा पहुंच गई थी। अब देखिए, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होती है तो अरब जो थे उन्होंने जर्मनी में हिटलर का सपोर्ट किया और जूज ने जान लगाकर ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का सपोर्ट किया जो एक तरफ थे। जूज की भी मजबूरी थी, एक तो उन्हें हिटलर के खिलाफ लड़ने का मौका मिल रहा था और दूसरी तरफ उन्हें वो ट्रेनिंग मिल रही थी जिसको वो आगे इस्तेमाल करने वाले थे। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होती है और जर्मनी ये वार हार जाता है। इस वार के अंदर लाखों में जूज अपनी जान गंवाते हैं। जूज की एक बात रही है, ये कभी भी वॉर नहीं हारे थे और जब सारी की सारी अरब कंट्रीज़ ने मिलकर भी इन पर अटैक किया था तब भी इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब तक आपको ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था, क्रिश्चियन यहूदियों से नफरत क्यों करते थे, और यही रीज़न थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इनसे नफरत करते थे। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुकी है और सारे मुल्क मिलकर यूएन बनाते हैं ताकि वार को रोका जा सके, दुनिया में और लड़ाई ना हो और ये जो कंट्रीज़ के इशू हैं इनको सोल्व किया जा सके। पर यूएन में उस वक्त सिर्फ उन्हीं की चल रही थी जो वर्ल्ड वार जीते थे, जैसे ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर। और जिस हिसाब से जूज ने ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का वार में सपोर्ट किया था, अब उनको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया था। तो ब्रिटेन ने जूज को अलग मुल्क देने के लिए बाल्फोर डिक्लेरेशन जो किया था उसको यूएन में दे दिया। फरवरी 1947 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी इरनिस ने कहा अब फ़लस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है
और जूस को फ़लस्तीन में शिफ्ट करने वाला जो मैटर है ये अब यूएन को देखना चाहिए। यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई जो फ़लस्तीन गई। इस कमेटी में 11 मुल्कों के लोग शामिल थे। इस कमेटी ने कहा कि फ़लस्तीन में 1/3 पॉपुलेशन जूज़ की है और 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अरब्स की है, जबकि टोटल लैंड का सिर्फ 6% जूज़ के पास है। और ये बोलने के बाद यूएन की कमेटी ने एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया। इन्होंने कहा फ़लस्तीन वाला जो एरिया है यहाँ पर जूज़ भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं और जेरूसलम भी है, जो 3 रीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि एक मुल्क फ़लस्तीन के नाम से बनाकर फ़लस्तीन को दे दिया जाए और उसी एरिया में एक मुल्क इसराइल के नाम से बनाकर यहूदियों को दे दिया जाए। और ये जो जेरूसलम है इसको किसी को नहीं देना चाहिए, इसको यूएन के कंट्रोल में रखना चाहिए। अब यूएन में जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है तो सारे मुल्क मिलकर वोटिंग करते हैं और इसी वोटिंग से ये फैसला होता है कि ये डिसीजन पास होगा या नहीं। इसके बाद वोटिंग होती है और ये सारे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ इसराइल की सपोर्ट में वोट करते हैं और जो अरब कंट्रीज़ हैं वो फ़लस्तीन की सपोर्ट में वोट करते हैं कि फ़लस्तीन की पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी पार्टीशन होती है। अब ये चीज़ पास हो जाती है 1947 में। यूएन पार्टीशन करके मैप रिलीज़ करता है कि इस तरीके से इस एरिया में पार्टीशन होगी और कौन सा हिस्सा किस एरिया में आएगा। यूएन ने जो पार्टीशन की थी और मैप रिलीज़ किया था उससे पहले 1946 में ये मैप था। इसमें ये जो वाइट वाला पार्ट है ये जूस पॉपुलेशन थी। लेकिन यूएन ने जो पार्टीशन की थी वो बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि इसराइल को वो भी पार्ट मिला था जहाँ पर जूस पॉपुलेशन नहीं थी। ये ऑफिशियल मैप था जो यूएन ने रिलीज़ किया था। येलो वाला जो पार्ट है ये जेरूसलम है, इसको यूएन के अंडर रखा गया था। इस तरह 1948 में यूएन ने पार्टीशन करके इसराइल और फ़लस्तीन को अलग कर दिया था और 2023 में ये मैप ऐसा नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ है कि इसराइल ने फ़लस्तीन का इतना एरिया कैप्चर कर लिया है और एक टाइम तो ऐसा होता है कि फ़लस्तीन के पास एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचता। 2 मिलियन फ़लस्तीनी लोग बेघर हो चुके थे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे ये पीएलओ को बनाने के पीछे वजह क्या थी, हमास को बनाने के पीछे वजह क्या थी और इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ क्यों किया, पीएलओ के यासिर अराफात ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ क्यों किया था और जिसने भी पीस की बात की उन सब की अचानक डेथ कैसे हो गई। किसी को पब्लिकली गोली मार दी गई तो किसी को जहर दे दिया गया। और हम इसराइल और अरब्स की तीनों वार्स को भी डिस्कस करेंगे और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना लगी हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, मैं 2 दिन बाद नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत जल्द इसके पार्ट 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।